बात कर रहे हो जो किसानों की पीठ में छुरा भोगती है। मोदी सरकार और स्वयं मोदी जी जो किसान का नाम लेकर, मजदूर का नाम लेकर किसान और मजदूर की पीठ में छुरा भोगते हैं, उनके साथ में गद्दारी करते हैं। किस आदमी का विश्वास करोगे जो आदमी झूठ और झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है, और झूठ भी बहुत बेरहमी और बेशर्मी से बोलता है, जिसे लिहाज शर्म नहीं है जरा सी भी। उस आदमी की बात कर रहे हैं, उस आदमी का विश्वास करें। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री का संत है, एक नंबर का झूठा और एक नंबर का अन्याय और अत्याचार करने वाला व्यक्ति है प्रधानमंत्री इस देश का। उसकी बात का विश्वास करेंगे जो सिर्फ अपने ही यारों के लिए और उद्योगपति और पूंजीपतियों के लिए जी रहा है, और अपने ही जो उनका एजेंडा है उसके लिए काम कर। देखिए, सरकार की कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है, कोई एक उदाहरण नहीं है। आप शुरू से देख लीजिए, और विशेषकर प्रधानमंत्री, क्योंकि इस सरकार में तो प्रधानमंत्री ही जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, बाकी तो कहानी कुछ है ही नहीं। पीएमओ जो कर दे सो कर दे। तो इसलिए प्रधानमंत्री का पूरा जो आचरण है शुरू से लेकर अब तक का अगर हम देखें तो वो पूरा आचरण झूठ का एक पहाड़ है, या यूं कहें कि झूठ का एक भयानक दलदल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो प्रधानमंत्री की जुबान का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत एक सिंपल सा सवाल है, सभी किसानों का भी है, मेरा भी है, विपक्ष का भी है और सबका है, कि उसमें बाकायदा लिख दिया जाए कि ये बिलों के बाद भी किसानों को जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसमें एक्चुअल में जो C2 है, जिसमें किसान की मेहनत भी शामिल है, उसका 50% बढ़ाकर एमएसपी निश्चित रूप से गारंटेड मिलेगा किसानों को। आप बिल पास कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर रही एक ये बात, ये मैं उनकी बात कह रहा हूं जो वो स्टॉक वगैरह सब कुछ करने वाली स्थिति है, यानी कि जो तीनों बिल हैं, मैं उन तीनों बिलों के संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। जो एक आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला है, जो मंडी एपीएमसी यानी मंडी समिति वगैरह जो उनसे जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट वो खेती वाला है। अब आप एक चीज और देखिए, प्रधानमंत्री का झूठ केवल इस बिल के ही संबंध में अगर मैं बात कहूं तो इससे कि अब तक किसान अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था, अब कहीं भी बेच सकता है। कांग्रेस के जमाने में भी बिल पास हुआ था, और अब से करीब 15 साल पहले से, 10-15 साल पहले से ही किसान अगर चाहे तो देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये व्यावहारिक है? व्यावहारिक रूप में क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जो हमारे देश में किसान है, 11.5 करोड़ किसानों की संख्या है, 11.5 करोड़ हमारे देश में किसान है, उनसे जुड़े हुए तकरीबन 25 से 30 करोड़ मजदूर हैं। अब आप स्थिति ये देखिए कि जो अधिकतर किसान हैं, 80% किसान जो हैं वो किसान वो हैं जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन है, छोटी सी जमीन है, 10, 15, 20, 25 बीघा जमीन है। इस तरह की जो जमीन है उस पर जो उपजाता है वो फसल अपनी, उसे बेचने के लिए कहां जाएगा? क्या बिहार का किसान पंजाब आएगा बेचने के लिए, या पंजाब का किसान तमिलनाडु में जाएगा बेचने के लिए, या तमिलनाडु का किसान जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आके बेचेगा, या यहाँ का किसान, गुजरात का किसान असम में जाएगा? असंभव नहीं है ना वो चीजें। तो आप व्यावहारिकता देखिए कि क्या संभव है क्या नहीं है। किसान को क्या होता है, वो तो उसके लिए तो बेचारे के लिए वो स्थिति होती है कि जब उसकी फसल कट के और निकल के उसके घर में आई तो उसे तुरंत बेचनी है। क्यों? क्योंकि उसने जो उस फसल के भरोसे जो उधार लेकर खाया है, जो उसके बच्चों की फीस जानी है, जो उसके बच्चों की शादी होनी है, जो हारी बीमारी में डॉक्टर का जो पैसा जो उधार हो गया है वो जो उसको पे करना है, उन सारी चीजों को जो देखते हुए उसे फसल तुरंत बेचनी पड़ती है। उसी के लिए उसको वो सारी चीजें मिल पाती हैं, वो उधार उसे मिल पाता है, तो 1 मिनट भी रोकने की उसकी स्थिति होती नहीं है। और वो इस स्थिति में कभी नहीं है किसान, 80% किसान, कि वो अपनी फसल को स्टॉक कर सके, रोक सके, ऐसा कभी नहीं है। तो उसे तो वो फसल बेचनी है,
और वो ये करेगा कि जहां भी हो सके, जिस जगह भी हो सके, जितनी जल्दी हो सके वो अपनी फसल बेच सके, उसका दाम मिल जाए। अब दूसरी बात यह है, ये स्थिति को थोड़ा सा आप इस तरह से देखें, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, उसमें जो संशोधन सरकार ने किया है उसके माध्यम से अनाज, चावल, दालें, आलू, प्याज, ये सब चीजें और जो ऑयल है, जो खाने का तेल है, खाद्य तेल है, उस सब का जो स्टॉक है उस पर से पूरी बंदिश, रोक उसने हटा दी। इसका नतीजा देखिए, इस देश में कभी भी जो देश के उद्योगपति हैं और व्यापारी हैं वो देश की जनता के लिए, देश के लिए नहीं जीते, वो केवल और केवल अपने लिए जीते हैं, अपने मुनाफे के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। देश जाओ भाड़ में, देश की जनता जाओ भाड़ में, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो होगा क्या, वो लोग, क्योंकि अब रोक नहीं है, एक सीमा नहीं है कि इस सीमा से ज्यादा आप रोक नहीं, वो नहीं कर सकते भंडारण, तो अब उसको वो जितना चाहेंगे भंडारण करेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि एक समय पर वो उस भंडारण की वजह से मार्केट में जो फसल है, जो खाद्य है यानी चावल है, गेहूं है, खाद्य तेल है और जो चीजें हैं उनकी कमी पैदा करेंगे और फिर उसी चीज को दुगने तीन गुने दामों में बेचेंगे। जैसे आप पहले देख चुके हैं, 200 रुपए किलो दाल इस देश में बिक चुकी है और 30-35 रुपए किलो तो सरकार ने खरीदा लहसुन, जो राजस्थान में होता है सबसे ज्यादा, वहां से वो भी एक साइज वगैरह जो उन्होंने कर रखा, उसके अलावा जो बाकी है वो सारे व्यापारियों ने खरीदा और वो भी 10 से 15 रुपए किलो में। जो लहसुन आज की तारीख में आप चले जाइए 300 रुपए से किलो, 300 रुपए किलो से कम कहीं नहीं है, 400 रुपए किलो तक भी बिक गया है। यानी जो व्यक्ति पैदा करता है उस व्यक्ति को मात्र 10 से 15 रुपया, बहुत ज्यादा हो गया सरकार की मान ले तो 35 रुपए किलो, और बेच कौन रहा, व्यापारी जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ जिसने अपने पैसे के दम पर उसको खरीद के रख लिया, स्टॉक करके रख लिया और फिर उसने बेचा। वो कितना, 10 गुना दामों में, 300, 350, 400 रुपए किलो में यह स्थिति है। आप इसको समझ सकते हैं कि 10 गुना और 20 गुना दामों में। तो ठीक ऐसे ही होगा कि जब सीमा नहीं है, अंधाधुंध स्टॉक होगा और जब उन्हें बेचना होगा उसकी कमी पैदा करेंगे और 10 गुने, 20 गुने या 4 गुने, 6 गुने, 2 गुने, 3 गुने दामों में वो बेचेंगे। इसकी स्थिति तो रही है। दूसरा, मंडी समितियों, एक तरफ सरकार कहती है, अपने 2 बजटों में उन्होंने कहा सरकार ने कि 22,000 कृषि मंडियां जो हैं वो स्थापित करेंगे। इसी सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने कहा। और उसके बाद ये जो एक्ट आया गया है एपीएमसी वाला, ये मंडी समितियों को खत्म करने के बाद सरकार कह रही है कि नहीं, खत्म नहीं हो सकती। 2 व्यवस्था, अल्टरनेट व्यवस्था होती कैसे है खत्म, कि जब आप एक तरफ मंडी समिति है जिसमें कुछ टैक्स लगता है 5 या 6%, जिसमें कुछ और वो उनका किराया वगैरह कुछ होता है वो, और उस मंडी समिति के बाहर आपने एक बार ऐसा व्यक्ति जो उनको दे दिया जिसके पास में केवल पैन कार्ड है, वो खरीद सकता है, अनाज चाहे जितना खरीद सकता है। तो वो होगा क्या स्थिति, प्रैक्टिकल रूप से देखिए, आप जो किसान है वो बेचारा बड़ा लालची होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए थोड़े पैसे भी बड़े महत्व रखते हैं। वो वैसे लालची नहीं है, लेकिन उसकी परिस्थितियां जो है वो ये उसको जो बाध्य करती है कि थोड़ा बहुत भी अगर कहीं से बच जाता है, मिल जाता है ज्यादा, तो स्वाभाविक है उधर भागेगा। तो जब एक तरफ जो बाहर है उसे कोई टैक्स नहीं देना, उसे कोई किराया नहीं देना और मंडी समिति को बर्बाद करना है, तो वो पैसे ज्यादा में खरीदेगा। तो किसान सोचेगा एक तो वहां टैक्स में बच रहा हूं और जो किराया वगैरह जो और कुछ है उससे, फीस से उससे बच रहा हूं, और साथ में यहां मुझे पैसा दाम ज्यादा मिल रहा है तो मैं इसे बेचूंगा। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल निश्चित रूप से वो वहां बेचेगा और इस 2-3 साल में मंडी समितियां पूरी तरह से बर्बाद हो लेंगी, खत्म हो लेंगी। और जब मंडी खत्म हो जाएंगी, देन उसके बाद में वो जो बाहर खरीदने वाला वो ही रह जाएगा। अब उस पर कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, और वो होंगे कौन, वो बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति जो है वही होंगे, वो खरीदेंगे। जब मंडी समिति खत्म हो जाएगी उसके बाद में वो जिस कीमत पर चाहेंगे सरकार से, उसे किसान से खरीदेंगे। किसान की मजबूरी हो जाएगी क्योंकि वो रोक नहीं सकता, उसे पैसा चाहिए, तो जिस कीमत पर वो कहेगा उसे बेचना पड़ेगा। तो 2 एक्ट इस तरह से हो गए। अब रहा तीसरा एक्ट। जो तीसरा एक्ट है वो इतना खतरनाक है कि जो किसानों की जमीन है, जमीन तो किसानों की है, लेकिन वो किसानों की जमीन, किसान अपनी ही जमीन पर
मजदूर और गुलाम बनकर रह जाएगा, क्योंकि जो वो कॉर्पोरेट है, जो वो पूंजीपति, वो जैसे कहेगा वो उगानी पड़ेगी और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फसल उगने के बाद वो खरीद ले या उसी दामों पर खरीद ले जो तय हुए हैं। क्योंकि अगर कोई बात होगी तो जाएंगे, फिर झगड़ा अगर आपस में होता तो एसडीएम के यहाँ जाओ, और एसडीएम की क्या हालत है आप सब जानते हैं, किस तरह से किसान आज भी उनके यहाँ परेशान होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस एक्ट के माध्यम से सरकार किसानों की जो जमीन है, उस किसानों की जमीन को किसान को अपनी ही जमीन पर गुलाम बनाने, मजदूर बनाने, और एक तरह से कहें कि किसानों को जो जमीन है उसे अपने कब्जे में पूंजीपतियों के हाथों में देने की पूरी तैयारी है। यह है सरकार की नीयत। अगर सरकार की नीयत है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार करे, लिख दे एक्ट में कि भैया इतने जो वो है एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे कम में कहीं भी खरीदा नहीं जाएगा। कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लिखित में दे सरकार इस बात को, एक्ट में इसका प्रोविजन करे, लेकिन ऐसा करने को तैयार नहीं है। तो ये तीनों बिल इस देश के किसान और खेती को बर्बाद करने और अपने यार पूंजीपतियों को देने की तैयारी है। तो ये सब कुछ जो है, जो मंडी समितियां जिस तरह से बर्बाद की जा रही हैं, ये सारा जो किया होगा अब इसके बाद में, ये सब कुछ आप विश्वास नहीं कर सकते। और किस लिए जरूरी है मंडी समिति, इसका आप समझ सकते हैं। मंडियां तो मैं समझता हूं 22,000 तो सरकार करी है, 22,000 से भी ज्यादा इस देश में मंडियां स्थापित करने की जरूरत है, ताकि किसान कम से कम दूरी पर अपनी फसल को बेच सके। और निश्चित होना चाहिए कि C2 एक्चुअल में स्वामीनाथन कमीशन वाला C2 जो है वो जो किसान है उसको मिले। और मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, अगर आज की तारीख में केवल गेहूं की बात मैं करूं, अगर गेहूं का जो इस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, वो 1900 रुपए के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, उसको ईमानदारी से अगर C2 से वो करें तो 3,000 के पार कम से कम वो जाएगा। 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, इतना रेट आप तय कर दीजिए, किसान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। करिए ना, आप तय कीजिए ईमानदारी से, अगर आपने C2 कर दिया, लेकिन सरकार कर नहीं रही। और ये बेईमान सरकार है, पल पल झूठ बोलती है, इसका कैसे विश्वास किया जाएगा? कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।